Hey guys, welcome back. I hope you all are doing good. Let's continue. Moving on to from one company in the power space to another. Previous video में हमने ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया की बिजनेस मॉडल की उनके करंट सिचुएशन की जहाँ पे उनके एग्रेसिव कैपेक्स प्लान चल रहे हैं एंड देन बेसिस विच जो इनका काफी बुलिश कमेंट्री अबाउट फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, ये सारी चीजों पे हमने बात की थी इस वीडियो में. अनदर कंपनी फ्रॉम द सिमिलर सेगमेंट जो पावर ट्रांसफॉर्मर्स तो बनाती है, साइमल्टेनियसली बहुत सारे डिफरेंट तरह के क्रिटिकल हाईली टेक्निकल कंपोनेंट्स बनाती है जो अगेन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के काम में आती है. कंपनी का नाम है क्वालिटी पावर. तो इनके बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंड करेंगे. वी आर कवरिंग दिस कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम, सो विल गो इन डिटेल अंडरस्टैंड इनका बिजनेस मॉडल क्या है, इनके फैक्ट्रीज कहाँ पे है, बनाते क्या है, कैपेक्स प्लान्स क्या है, फ्यूचर के लिए ग्रोथ गाइडेंस क्या है, ये सारी चीज़ों को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे. अब इस कंपनी का अगर आप आईपीओ देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में अराउंड एक्जैक्टली 1 ईयर एगो फरवरी 2025 में आया था एंड ऑलरेडी सिंस देन कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है डबल हो गया. गिवन इनका जो परफॉर्मेंस है एग्जाम्पलरी रहा है. अगर आप देखेंगे इनका परफॉर्मेंस तो रेवेन्यू ग्रोथ तो आया ही है, साइमल्टेनियसली मार्जिन जो सिंगल डिजिट में थे अब वो ऑलमोस्ट 28% पे पहुंचे. तो सी बेसिकली एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट करंटली सी इन द पावर रिलेटेड बिजनेस, बी इट केबल एंड वायर या फिर कोई इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हो या फिर कोई ईपीसी प्लेयर हो या फिर कंपनी लाइक पावर ग्रिड, एवरीवन इज exceptionally bullish. I mean, business for them is looking really in great shape at the moment because power demand बढ़ रहा है, डिफरेंट तरह के रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. देन उन अगर रिन्यूएबल कैपेसिटीज के थ्रू जो पावर जनरेट होगा उनको आपको अगर ट्रांसमिट करना है तो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी. फिर वहाँ पे इन जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है उनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है एंड दैट्स व्हाई दीज कंपनीज एंड एंटायर वैल्यू चेन इफ यू सी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट देयर फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स. तो क्वालिटी पावर कोई एक्सेप्शन नहीं है. छोटी सी कंपनी है. लास्ट ईयर जब आईपीओ आया था तो आईपीओ के पैसे से ही इनका टारगेट था कि कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदने हैं, कैपेक्स करना है, कुछ एक्विजिशंस करने हैं. तो ये सारी जो चीज़ें इन्होंने प्रीवियस ईयर्स में की है, स्पेसिफिकली एक्विजिशंस, ये इनके नंबर्स में कुछ हद तक हेल्प कर रहे हैं एंड इनकी जो प्रोडक्ट की कैपेबिलिटी है वो भी इंप्रूव हो रही है. अब इनके साथ जो खास बात ये है ना कि इन्होंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट मार्केट में एक डोमिनेंट पोजीशन हासिल कर लिया है कंपेयर टू when you talk about any company which needs to go into export market. उनके लिए चैलेंजेस क्या होते हैं? उनको एक तो डिफरेंट तरह के सर्टिफिकेशन हासिल करने पड़ते हैं. अगर आप एक्सपोर्ट रीजन में बेचते हो तो अप्रूवल चाहिए. ओरिजिनल अगर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर आप टाई अप कर रहे हो तो अगेन आपके डिफरेंट तरह के ऑडिट्स होंगे. वो ऑडिट्स को आपको उसमें आपको पास होना है एंड देन आप उस रीजन में, उस ज्योग्राफी में आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेचने के लिए कैपेबल होते हो. तो ये अगर क्वालिटी पावर का देखेंगे तो ऑलरेडी 100+ कंट्रीज में इन्होंने जो अप्रूवल्स है ना ऑलरेडी हासिल कर लिए हैं. तो इनका एक्चुअली अगर देखेंगे ना एक्सपांशन अभी हॉरिजॉन्टली हुआ है. ज्योग्राफी वाइज एरिया काफी हद तक इन्होंने कवर कर लिया है बट स्टिल रेवेन्यू नंबर्स आर डिसेंट. मतलब नंबर्स अभी भी काफी स्कोप है यहाँ पे ग्रो होने के लिए बिकॉज अभी तो ये सब एंटर हुए हैं ज्योग्राफीज में. इनको 8-10 साल लगते हैं सारी चीज़ों को आप अप्रूवल ले लो, डिफरेंट तरह के सर्टिफिकेशन पूरा कर लो एंड देन आपको वहाँ पे एंट्री मिलता है. आप फिर एक तरह के ऑर्डर्स आप कुछ पूरे करते हो तो ट्रस्ट बिल्ड होता है. तो ये सारा जो इनिशियल वर्क है ना इनका करंटली हो गया है. अब यहाँ से आगे क्या होगा तो उस मोमेंटम पे ये बिल्ड करेंगे. हर ज्योग्राफी में डिफरेंट तरह की जो एक्विजिशंस इन्होंने की है उसके बाद जो कैपेबिलिटी बढ़ी है तो उस रीजन में करंटली अगर सपोज 1 या 2 प्रोडक्ट बेचते थे तो फिर वहाँ पे अभी अपने जो डिफरेंट प्रोडक्ट कैपेबिलिटीज है उनको भी बेचना स्टार्ट करेंगे. तो बेसिकली उन ज्योग्राफीज में से जो रेवेन्यू पोटेंशियल करंटली आ रहा है वो बढ़ते रहेगा. तो ये करंटली सिचुएशन है क्वालिटी पावर के लिए जो करंटली बहुत इफेक्टिवली वर्कआउट हो रहा है. तो अब पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज अ बेसिक इंग्रेडिएंट जो इनके प्रोडक्ट के लिए बिजनेस की जो प्रोडक्ट के लिए जो डिमांड है या फिर जो बिजनेस में ग्रोथ आ रहा है उसको ड्राइव कर रहा है. तो आई थिंक आई हैड टॉक्ड अबाउट दिस इन अ शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट बट जस्ट अगेन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द व्यूअर्स आई जस्ट मेंशन इट क्विकली. पहले हमारा जो पावर जनरेशन होता था उसमें क्या तरीके थे? कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है, तो न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट्स है. तो ये जो कन्वेंशनल तरह के पावर प्लांट्स है उसमें से जो आउटपुट निकलता है ये काफी कंट्रोल्ड और एक स्पेसिफिक रेंज में आउटपुट निकलता है और उसके बेसिस पे जो भी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है वो एस्टैब्लिश किया गया है विच इज आर एक्जिस्टिंग ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. बट वाइल वी आर नाउ ऑनबोर्डिंग न्यूअर कैपेसिटीज इन द रिन्यूएबल स्पेस, जैसे जैसे डिफरेंट तरह के सोलर पावर प्लांट्स आ रहे हैं विच आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड इन डिफरेंट ज्योग्राफीज. ये जो रिन्यूएबल सोर्सेस होते हैं इवन इंक्लूडिंग विंड, इनका जो आउटपुट होता है वो स्टेबल नहीं होता है. बेसिस दिन में कितना सनलाइट अवेलेबल है, सोलर पावर प्लांट का जो आउटपुट होता है वो वेरी करता है. इवन सीजनली इंपैक्ट होता है. सिमिलर केसेस विद द विंड पावर जनरेशन, उसका भी आउटपुट सीजनली डिफर करता है. कभी विंड अगर अच्छा है तो ज़्यादा आउटपुट जनरेट होता है, अगर नहीं होगा तो कभी तो जनरेट भी नहीं होता है. तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो सकता है. एंड देयर आर ऑल्सो केसेस जहाँ पे अब कैसा है पावर प्लांट्स आर गेटिंग सेटअप इनटू डिफरेंट ज्योग्राफीज. मतलब पहले अगर एक बड़ा पावर प्लांट होता था उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाती थी तो सोर्स एंड द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड टू हैपन फ्रॉम one big source to in a specific manner to different geographies. बट अब सभी जगह पे छोटे छोटे या फिर मीडियम स्केल के जो पावर प्लांट्स बन रहे हैं, इवन द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी दैट यूज्ड टू हैपन इज नॉट स्टेइंग हाउ इट यूज्ड टू बी इन कन्वेंशनल वेज फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अदर. इफ सोर्स और द जनरेशन इज हैपनिंग फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शन एंड इज ऑल्सो फ्लोइंग इनटू मल्टीपल डायरेक्शन. तो यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स. एक तो आउटपुट स्टेबल नहीं है, इवन द जनरेशन एंड द फ्लो एंड द इवैक्यूएशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी दैट हैज हैपेंड एट मल्टीपल सोर्सेज एंड इवन इट इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट रीजन. तो डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स है और इस सिचुएशन में जो एग्जिस्टिंग अपना ग्रिड नेटवर्क है ये सारी जो प्रॉब्लम्स है उनको फेस करने के लिए कैपेबल नहीं है. तो फिर उसको आइदर आपको एग्जिस्टिंग जो टीएनडी नेटवर्क है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा या फिर आप जब नया टीएनडी नेटवर्क बना रहे हो तो ये सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो क्वालिटी पावर बनाती है उनको आपको साइमल्टेनियसली इंस्टॉल करना पड़ेगा कि ग्रिड की स्टेबिलिटी बने रहे. बिकॉज वी नो अगर ग्रिड अगर अनस्टेबल हो गया, अगर ग्रिड जहाँ पे पीक पावर डिमांड है अगर उसमें फेल हो गया
तो अगेन जो डिफरेंट तरह के डाउन स्ट्रीम इम्पैक्ट होगा, जो इंडस्ट्री उस पर डिपेंडेंट है, अगर हाउस होल्ड कंजम्पशन है या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो भी डाउन स्ट्रीम उसके रिलेटेड बिजनेस होंगे वो इंपैक्ट हो गया। कोई स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहेगा कि इस तरह की दिक्कतें आए। तो फिर इन्होंने जो डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स को फेस या ऑब्जर्व किया, तो क्वालिटी पावर उस पोजीशन में जो डिफरेंट तरह के इक्विपमेंट से बनाती है उनको सप्लाई करने लगे, और फिर इनकी जो बिजनेस डिमांड है ना, ये इसेंशियली इसी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, इनको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हुए ग्रो कर रहा है। तो बिजनेस के लिए जो टेलविंड है, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ केस कि ये सिर्फ अभी के लिए सिचुएशन है, इट इज गोइंग टू बी अ केस इनका जो बिजनेस ग्रोथ है, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस विल कंटिन्यू टू ग्रो इवन फॉर नेक्स्ट 5-10 ईयर्स एटलीस्ट, जब तक ये जो टीएनडी का एक्सपांशन होता रहेगा, एंड ऑल्सो जो एक्जिस्टिंग टीएनडी नेटवर्क है उसको अपग्रेडेशन भी जैसे पीरियडिकली होता रहेगा, वहाँ पे इनकी जो इक्विपमेंट्स है उनकी रिक्वायरमेंट बनी। तो ये जो पावर ग्रिड की स्टेबिलिटी का काम है, ये क्वालिटी पावर की जो इक्विपमेंट्स है उसमें हेल्प करता है। तो एक बार अब ये देख लेते हैं कि इनका प्रेजेंस कहाँ पे। तो इनके 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। महाराष्ट्र के सांगली में इनका सबसे बड़ा प्लांट है, देन इनका कोचीन में एक प्लांट है। इसके अलावा इनका टर्की में एक जो इन्होंने एक्विजिशन किया था 51% स्टेक, तो इनकी सब्सिडरी है टर्की में, अगेन विच इज वेरी वेरी क्रूशियल, बिकॉज ये टर्की वाली अपनी फैसिलिटीज है यूरोपियन रीजन को एक्सेस कर पाते हैं, वेरी नियर टू दैट ज्योग्राफी। तो यूरोपियन मार्केट इनके लिए वहाँ से खुल जाता है कंपेयर टू इंडिया, इट इज अ मच एक्सेसिबल फैसिलिटी। तो ये टर्की वाली फैसिलिटी जो क्रिटिकल है। एंड देन इनका पुणे में प्लांट है, जहाँ पे जो सब्सिडरी एक्वायर की, वहाँ से इनकी कैपेबिलिटी बनी है। जो भिवाड़ी है राजस्थान में, इन्होंने जो रिसेंट लास्ट ईयर में मेहरू का एक्विजिशन किया था, अब इनका मेहरू राजस्थान में भी इनका एक फैसिलिटी है। तो इनका अक्रॉस 7 प्लांट्स है, एंड they have got, if you look at, they have multiple certification that they have acquired. Now interesting thing to observe is इनके ये सप्लाई किसको करते हैं। तो ये अगेन B2B बिजनेस मॉडल है, सप्लाई करते हैं जो पावर सेगमेंट में जो इंटीग्रेशन का काम करते हैं। तो द लाइक्स ऑफ GE, TND या फिर हिताची हो गया, सीमेंस हो गया, ये सारे भी कुछ सिमिलर कंपोनेंट्स बनाते हैं, बट दीज आर मोर लाइक पार्टनर्स फॉर क्वालिटी पावर। क्वालिटी पावर जो है ना, इनको अपने इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करता है। तो इंटीग्रेशन का काम ये सारी जो कंपनीज है ये करती है। और ये प्रोडक्ट्स क्या बनाते हैं, तो इंक्लूडिंग ट्रांसफॉर्मर, जो ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर टैरिल भी बनाता है, ये ट्रांसफॉर्मर तो बनाती ही है, बट जो भी डिफरेंट तरह की जो एक्विजिशंस इन्होंने किए, इनकी कैपेबिलिटीज इंप्रूव हुई है। तो इफ यू लुक एट अगेन, जो ये सारी चीजें इनके पीपीटी में अवेलेबल है, इफ यू जस्ट लुक एट दिस स्लाइड, यू विल नोटिस कि ये बनाते क्या है। क्वालिटी पावर की अगेन वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मीडियम टू हाई वोल्टेज रेंज में ये क्या बनाते हैं, देन GIS में ये क्या बनाते हैं, फैक्ट्स है, HVDC है। तो डिफरेंट तरह के सेगमेंट के लिए इनके प्रोडक्ट एक पोर्टफोलियो है। मेरू को एक्विजिशन किया तो एंटायर पूरे चेन के लिए एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऐड हो गया। सिमिलरली एंडोस की कुछ कैपेबिलिटीज है, सुकृत जो बहुत ही रिसेंट लास्ट क्वार्टर में ही इसका इन्होंने 50 JV बनाया है, उसकी कुछ कैपेबिलिटीज है। तो ये डिफरेंट जो एक्विजिशन या फिर सब्सिडीज इनकी फॉर्म हुई है ना, इसके वजह से इनकी कैपेबिलिटी जो है वो बड़ी है। तो डिफरेंट तरह के आप देखेंगे ट्रांसफार्मर्स है, यहाँ पे कैपेसिटर बैंक्स है, रिएक्टर्स है, देन हार्मोनिक फिल्टर्स है। तो ये डिफरेंट तरह के, आप इफ यू नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री माइट नॉट नो द सिग्निफिकेंस, बट दीज आर वेरी वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट्स, जो किसी भी जब पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन सेटअप की जाती है तो उसमें ये बहुत काम में आने वाली चीज़ है। अब ये जो कैपेबिलिटीज़ है, ये इसेंशियली देखेंगे तो आप इनके कहाँ पे लगते हैं। तो जब मेंशन सम ऑफ द एग्जांपल्स की डिफरेंट तरह के जो पावर सिस्टम्स होते हैं, हाइब्रिड सिस्टम्स होते हैं, एक्टिव सिस्टम्स होते हैं, यहाँ पे ये कंपोनेंट्स लगते हैं, कॉइल्स है, ट्रांसफार्मर्स है, और ये उन्होंने नीचे डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि कितनी केवी की कैपेबिलिटी क्वालिटी पावर बनाता है, कितनी केवी कैपेबिलिटी जो है वो स्टैप या फिर मेहरू बनाता है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। तो कंपेयर टू जो टैरिल की हमने प्रीवियस क्वार्टर में बात की थी, जो प्राइमरीली फोकस करता है ट्रांसफार्मर्स पे एंड वाइड रेंज ऑफ ट्रांसफार्मर्स, क्वालिटी पावर फोकस करता है वैल्यू चेन पे, एंटायर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पे, नॉट जस्ट ट्रांसफार्मर। तो अब इसकी वजह से इनके पास एडवांटेज क्या है कि अगर ट्रांसफार्मर्स की रिक्वायरमेंट अगर कहीं पे अगर लगता है कि भाई कंपटीशन बढ़ रहा है, लॉट मेनी प्लेयर्स आर सेटिंग अप कैपेबिलिटीज, और कंपटीशन अगर बढ़ता है तो क्वालिटी पावर इन अ वे बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो थोड़ा सा आइसोलेटेड हो सकता है। तो ये चलो एक ठीक बात है। अब इसके अलावा अगर देखेंगे कि कैपेबिलिटीज क्या इन्होंने एक्वायर किए, तो जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ ड्राइव हो रही है, ये मर्जर एक्विजिशन जो स्ट्रैटेजी है इनका हमेशा से रहा है, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स इन्होंने कुछ ना कुछ एक्विजिशंस किए हैं। जैसे लास्ट ईयर उन्होंने मेहरू का किया था, जस्ट रिसेंटली दे अनाउंस द JV विद सुकृत, जो एंडॉक्स है ये भी एक इनका प्रीवियस 51% स्टेक इन्होंने एक्वायर किया था। तो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए। इसके अलावा ये अपने ऑलमोस्ट रेवेन्यू का 5 to 7% का जो रेवेन्यू अमाउंट है ना, वो R&D पे खर्च करते हैं, नए प्रोडक्ट्स और नई कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए, विच अगेन फिर जो क्लाइंट है, अगर जिसको पहले अगर आप 2 प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, अगर आप उसको नए कैपेबिलिटीज बनाते हो, उसकी सर्टिफिकेशन आपके पास है, अप्रूवल्स आपके पास है, तो फिर नए प्रोडक्ट्स और उसको सेल कर सकते हो, तो जिससे आप एक कस्टमर से ज्यादा वॉलेट शेयर भी गेन करते हो। तो ये एक एस्पेक्ट रहा है, R&D पे फोकस करते हैं। एंड देन as we mentioned, right, geography is a very very critical aspect. Currently जो इनका रेवेन्यू है उसमें से ऑलमोस्ट 75-80% जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट मार्केट से आता है, रिमाइंडर 25% इज ड्रिवन फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट। अगर इनके एक बार क्लाइंट्स की बात कर ले तो यू विल सी, आई मीन ऑल बिग क्लाइंट्स ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज को सप्लाई करते हैं, इंक्लूडिंग अगर आप देखेंगे तो ये डोमेस्टिकली EPC प्लेयर्स हो या फिर जो पावर जनरेटर्स हो, लाइक अदानी, टाटा, इनके साथ भी ये काम करते हैं। पावर ग्रिड के साथ बहुत इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। मतलब HVDC के जब पावर ग्रिड ने अपने कॉनकॉल में मेंशन किया कि वी आर गोइंग टू सेट अप 2 HVDC लाइन्स गोइंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पे क्वालिटी पावर के ऑलरेडी सर्टिफिकेशन क्योंकि है, तो क्वालिटी पावर इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल टू सप्लाई दिस HVDC इक्विपमेंट्स व्हाइल दे आर हैविंग सेटिंग अप दोज HVDC लाइन्स। तो
बहुत ही मतलब छोटा सा प्लेयर है, बट इट हैज़ अ लार्ज कैपेबिलिटीज दैट इट हैज़ बिल्ट ओवर दिस पीरियड। अब इनका जो शुरुआत है 2005 में हुआ था, तो ऑलमोस्ट 2 डिकेड प्लस का इनके पास एक्सपीरियंस है, एंड ओवर दिस पीरियड दे हैव नॉट जस्ट बिल्ड द कैपेबिलिटीज, एक्वायर्ड द सर्टिफिकेशंस एंड ऑन दोज कैपेबिलिटीज। अभी अगर बात करेंगे कि इनकी करंटली कैपेक्स प्लान क्या है, बिकॉज दोज आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो करंटली इनका जो मेहरू वाला कैपेसिटी है, जो इन्होंने मेहरू का एक्विजिशन किया था लास्ट ईयर में, यहाँ पे ये कैपेक्स कर रहे हैं, इसका कैपेसिटी जो है ना ऑलमोस्ट 45% से बढ़ने वाला है बाय Q4 ऑफ FY26, जिसमें करंटली हमें या फिर स्पिल ओवर हो सकता है इनटू Q1। तो विद इन कपल ऑफ क्वार्टर्स ये कैपेसिटी 45% से बढ़ने वाला है, राइट। तो जिसकी वजह से बिकॉज रिक्वायरमेंट क्या है ना, सी इनका करंटली यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट 100% पे है, एटलीस्ट कुछ कैपेबिलिटीज कुछ कैपेसिटीज में, लाइक सांगली वाला फैसिलिटी है, वहाँ पे पीक यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं। इवन जो कोचिंग वाला है, यहाँ पे भी कैपेक्स कर ही रहे हैं, बट एक्जिस्टिंग कैपेसिटीज आर ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट हायर यूटिलाइजेशन। तो जिसकी वजह से अगर फ्यूचर ग्रोथ डिमांड जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है उसको मीट करना है, तो कैपेक्स करना बहुत जरूरी था। तो दोनों तरह कैसे ये कर रहे हैं, तो अपनी ग्रीन जो एक्जिस्टिंग फैसिलिटीज है वहाँ पे भी कैपेसिटी रैंप अप कर रहे हैं, और एक्विजिशन से भी तो कैपेसिटी ऐड हो रहा है। तो ये मेहरू से जो कैपेसिटी ऐड हुआ, वहाँ पे भी एक एडिशनल ये कैपेसिटी बढ़ा रहे 45% से। अगेन जो सांगली वाला इनका कैपेसिटी है, वहाँ पे इन्होंने Q2 में अनाउंस किया था लास्ट क्वार्टर में कि हम यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं, और इन्होंने टाइमलाइन सेट किया था कि भाई Q2 ऑफ FY27 ये पूरा हो जाएगा। बट इस क्वार्टर के कॉन कॉल में, Q3 के कॉन कॉल में इन्होंने मेंशन किया वी विल बी एबल टू कंप्लीट दैट कैपेक्स 1 क्वार्टर अहेड इटसेल्फ। तो Q1 ऑफ FY27 में, तो जून वाला जब आने वाला क्वार्टर है, यहाँ पे ये कैपेसिटी पूरा आ जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो जिसकी वजह से अगेन नॉट जस्ट दी डोमेस्टिक मार्केट, एक्सपोर्ट पे ये फोकस कर सकते हैं। अब यहाँ से ये क्या सप्लाई करने वाले हैं, तो फॉर ग्लोबल हाई वोल्टेज रिक्वायरमेंट होगी रिएक्टर्स की या फिर कॉइल बेस्ड कंपोनेंट्स को यहाँ पे ये मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। सी अब एक और बात जो है ना, कंपेयर टू अगेन जैसे हमने ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर की बात की थी, तो उनकी कैपेसिटीज वेयर मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफार्मर, तो वी एक्जैक्टली नो कि कितने केवी से उनकी कैपेसिटीज बढ़ने वाली है, राइट चांगोदर हो गया, मोरैया की कितने केवी से कैपेसिटी बढ़ने वाली, इट वाज क्वाइट क्वांटिफाइबल। बट अभी इनकी कैपेसिटीज देखेंगे तो इट इज नॉट देयर मैन्युफैक्चरिंग वन प्रोडक्ट, मल्टी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है अक्रॉस मल्टीपल फैसिलिटीज। तो इनकी कैपेसिटीज इन्होंने जो मेंशन किया है कि परसेंटेज वाइज इनके रेवेन्यू में कितना ग्रोथ आ सकता है व्हाइल दिस कैपेक्स गेट्स कंप्लीटेड। तो इन्होंने मेंशन किया कि जो सांगली वाला कैपेसिटी है उसका कैपेबिलिटी जो बढ़ जाएगा आफ्टर दिस कैपेक्स, तो इनका रेवेन्यू पोटेंशियल होगा 1500 करोड़ का। तो ये ऑलमोस्ट इनका कहना है कि इज गोइंग टू बी मल्टीफोल्ड इंक्रीज इन आर कैपेबिलिटी। ये करंटली अगर इनका रेवेन्यू देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में इन्होंने 300 करोड़ रेवेन्यू किया था पूरे साल में। अब ये सिंगल कैपेसिटी जो है ना, ये 1500 करोड़ का रेवेन्यू कर सकती है, और ये आने कब वाली है, विद इन द जून क्वार्टर। तो विद इन कपल ऑफ क्वार्टर्स में बड़ा ये कैपेक्स है वो पूरा होने वाला है। इसके लिए इन्होंने 125 से 150 करोड़ का कैपेक्स जो अमाउंट है वो ऑलरेडी स्पेंड कर दिया है, और इन्होंने इसका फंडिंग, अब ये भी एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट लगा। इनका अगर स्टेक देखेंगे तो ऑलमोस्ट 70% का स्टेक है कंपनी में। तो इनके प्रमोटर ने सॉफ्ट लोन लिया है एट अ रेट ऑफ 7% टू फंड दिस कैपेक्स रिक्वायरमेंट। तो इन्होंने स्टेक डाइल्यूट नहीं किया है आफ्टर IPO टू मीट ऑल दिस कैपेक्स रिक्वायरमेंट। इन्होंने खुद ने प्रमोटर ने 7% के रेट पे सॉफ्ट लोन लिया है, तो विच इज गुड। अब ये इनका कहना है कि जैसे कैपेसिटी रैंप अप हो जाएगा, वी आर एमिंग टू रैंप अप द फैसिलिटी क्विकली एंड टेक द यूटिलाइजेशन हायर इनटू विद इन इन एन ईयर। तो अभी सी अब जो कैपेसिटी रेडी भी हो जाएगी, उसके बाद अगेन दे आर गोइंग टू बी अप्रूवल्स। तो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस चाहिए, NABL हो या फिर जो ये ISO सर्टिफिकेशन से वो पूरे करने पड़ेंगे। देन उसके बाद जो भी क्लाइंट्स को आप सप्लाई कर रहे हो, OEM को आप सप्लाई कर रहे हो, उनसे भी आपको अप्रूवल चाहिए। तो ये सारे जो क्लाइंट्स होते हैं ये ऑडिट स्टार्ट करेंगे। तो इनका कहना है बाय व्हाइल आवर कैपेसिटी गेट्स रेडी बाय जून टिल दिसंबर, ऑल दिस काइंड ऑफ अप्रूवल्स एंड जो भी तरह के ऑडिट्स है क्लाइंट जो करने वाला है, ये हमारे लाइन अप है। तो ऑलरेडी 30 से 40 क्लाइंट्स ने ये ऑडिट्स के लिए ऑलरेडी लाइन अप हो गए हैं, जो टिल दिसंबर पूरे हो जाएंगे। तो जो एडिशनल कैपेसिटी आने वाला है इट विल गेट रेडी बाय दिसंबर। तो Q3 ऑफ नेक्स्ट ईयर में वो पूरा कंप्लीटली रेडी हो जाएगा फॉर प्रोडक्शन, और Q4 ऑफ FY27 में वहां से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम दैट एडिशनल कैपेसिटी। तो ये एनी कैपेसिटी, एनी प्लेयर दैट डेवलप्स, इट हैज टू गो थ्रू ऑल दीज फेजेस, एंड देन विल टॉक अबाउट देन अदर जो एक्सपांशन है उसका, इस पे इनका जो लॉजिक है कि व्हाई टू डू सर्टेन काइंड ऑफ कैपेक्स इनटू टर्की फैसिलिटी। तो विल कम टू दैट। सो ये इनके सारे जो स्टेप्स है, they are going to be meaningfully adding that capacity at least at the सांगली प्लांट। तो अभी और बात करें, इनका जो टर्की वाला कैपेसिटी प्लांट है, वहां पे भी Q3 में जो कैपेसिटी एक्सपांशन का काम चल रहा था वो पूरा हो गया। एडिशनली कोची वाला जो प्लांट है, यहाँ पे भी ये कैपेक्स कर रहे थे, वो भी इसी क्वार्टर में Q3 में पूरा हो गया। जो कैपेसिटी इनका कोचिंग प्लांट का है, यहाँ से डबल हो रहा है। तो यहाँ से क्या ये प्रोड्यूस करते हैं, ये मीडियम हाई वोल्टेज AC ग्रिड के लिए लगने वाले जो डिफरेंट कंपोनेंट सिस्टम्स होते हैं, ये बनाते हैं और सप्लाई करते हैं OEMs को। तो ये सारे जो कैपेक्स है जो अभी Q3 में पूरे हुए हैं, टर्की का या फिर कोचिंग का, ये रिमाइंडर 6 मंथ्स में एटलीस्ट ग्रोथ को ड्राइव करेंगे। सांगली वाला जो प्लांट Q3 में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रेडी हो जाएगा, वो आने वाले 1 साल में फिर ग्रोथ को ड्राइव करने लगेगा। तो दीज आर वेरी मीनिंगफुल कैपेसिटीज इन टर्म्स ऑफ जो ये ग्रोथ को ड्राइव करने वाले हैं। अभी अगर बात करें इनके नंबर्स क्या, इन्होंने गाइडेंस क्या दिया है, तो इन्होंने स्टार्ट में FY26 के लिए, जिसमें करंटली हमें, इन्होंने गाइडेंस दिया था हम 700 के आसपास, 700 से 800 के बीच में कुछ रेवेन्यू करेंगे। कंपेयर टू लास्ट ईयर ये ऑलरेडी 300-350 के आसपास कुछ था, तो ऑलरेडी डबल का इन्होंने गाइडेंस दिया था। अब Q3 के रिजल्ट्स के बाद इन्होंने अपने गाइडेंस को इन टर्म्स ऑफ जो रेवेन्यू दिया है उसको फर्दर बढ़ाया है। अब ये बोल रहे हैं हमारा जो गाइडेंस होगा FY26 के लिए, दैट विल बी मोर देन 900 करोड़। तो बेसिकली दे आर सेइंग विल डू अराउंड 2.5 to 3x रेवेन्यू व्हाट वी डिड इन FY25।
तो बहुत ही मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ की ये एंटिसिपेट कर रहे हैं। और उसके पीछे रीजन क्या है? ऑर्डर बुक। तो सी एज वी मेंशन B2B बिजनेस मॉडल है, तो जो पूरा काम है आपका, जो पूरा खेल है वो बेसिस ऑर्डर से। तो इनके पास करंटली जो ऑर्डर बुक है अराउंड 890 करोड़ 900 करोड़ का है, तो विच इज ऑलरेडी गुड नंबर कंपेयर टू जो इनका प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू था, और 900 करोड़ इस ईयर में कर रहे हैं, और ऑलरेडी उतना ऑर्डर बुक इनके पास है। अब ये ऑर्डर बुक अभी का है एज ऑफ Q3, बट अगर आप इनका अनाउंसमेंट का सेक्शन देखेंगे अगर स्क्रीनर पे जाके, तो ऑलरेडी इनको Q4 में, जिसमें करंटली हम हैं, ऑलमोस्ट 200-300 करोड़ के ऑर्डर मिले, और यही इनका गाइडेंस था हमको Q4 में 300 से 400 करोड़ के नए ऑर्डर्स आना एक्सपेक्टेड है। और हमारा जो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक होगा बाय Q4 ऑफ FY26, जिसमें करंटली हम हैं, वो 1200 से 1300 करोड़ का हो जाएगा, विच विल बी हेल्पफुल फॉर अस टू ग्रो इन दी FY27। तो बेसिकली रेवेन्यू ग्रोथ का जो टारगेट है वो भी बहुत बढ़िया है, 900 करोड़ फॉर दिस ईयर। And while doing that, इनका मार्जिन गाइडेंस क्या है? They are saying कि यार मार्जिन्स विल स्टे इन द रेंज ऑफ 22% प्लस। अब वो भी गाइडेंस बढ़ाया है, पहले ये बात कर रहे थे हम 20 से 20% का 22% का मार्जिन करेंगे एबिटा लेवल पे, आप बोल रहे हैं हम 22% प्लस पे मार्जिन कर सकते हैं इस साल के लिए। तो अगेन दोनों जो गाइडेंसेस है ना, उसको इन्होंने इस साल के लिए अपवर्ड रिवाइज किया है। FY27 के लिए इन्होंने कॉन्क्रीट नंबर्स नहीं दिया है, बिकॉज दे आर वेटिंग ट्राइंग टू वेट जस्ट फॉर दिस Q4 टू गेट फिनिश्ड, एंड देन उसके एंड में रिजल्ट नंबर्स को शेयर करेंगे फॉर FY27, बिकॉज द सिचुएशन इज वेरी डायनामिक। करंटली केपेक्स भी चल रहे हैं, एंड देन जो इनका एक्सपोर्ट मार्केट है वहाँ से जो विजिबिलिटी है इनको Q4 तक बेटर आ जाएगा इनका, इसलिए कहना है। तो इन्होंने फॉर नाउ बोला है कि 20% प्लस का ही ग्रोथ रहेगा, बट देन एग्जैक्ट नंबर क्या होगा वो Q4 के बाद शेयर करेंगे। तो अभी एक बार इनके नंबर्स ही विजिट कर लेते हैं। तो इस क्वार्टर का अगर अभी रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो 256% का है, 284 करोड़ का रेवेन्यू आया है, एबिटा का ग्रोथ more than 200% है, PAT growth is more than 200%, and look at just even the 9 months number, even that performance is exceptionally really good। तो मतलब 100% का EBITDA growth है, almost 95-94% का PAT growth है। तो नंबर्स में तो मतलब बात करने का ऐसा कोई है ही नहीं, मतलब these are exceptionally really good numbers। और अब ये रेवेन्यू ग्रोथ तो चलो आ ही रहा है, बिकॉज देयर इज सच अ गुड डिमांड, बट ये मार्जिन्स कैसे इतनी इंप्रूव हुए हैं? अब उसके पीछे रीजन क्या रहे? बिकॉज अगर कुछ क्वार्टर्स पहले अगर आप जाके देखेंगे तो 16-18% के पास इनके मार्जिन्स होते थे, बट नाउ दे हैव कम टू अराउंड 28%। तो ये जो करंटली पूरा इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर का जो पूरा ये स्पेस है, ये करंटली बहुत अच्छे कंडीशन में है, डिमांड बहुत ज्यादा है, और क्योंकि सप्लाई कम है तो दे आर करंटली एबल टू गेट सम प्राइसिंग पावर, राइट? करंटली सिचुएशन इनके लिए फेवर में है, बट ये हमेशा नहीं होगा, एंड दैट्स व्हाई आई आल्सो हैड मेंशन व्हाइल टॉकिंग अबाउट ट्रांसफार्मर, ये स्पेस को अंडरस्टैंड इट इज अ साइक्लिकल बिजनेस। सो करंटली स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स है, but it's not going to last forever. You will have to always keep tab on the order book and the margin guidance, because that will essentially tell you कि प्राइसिंग पावर इनका कंट्रोल में जो करंटली दिख रहा है वो कब तक सस्टेन करेगा। तो चलो अब ये तो अब इन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशंस भी दिया। सिर्फ ये जो मेहरू वाला एक्विजिशन है जो इन्होंने इसी साल में अराउंड मार्च में किया है, मार्च आई थिंक मई के आसपास इन्होंने अनाउंस किया था, तो ये जो एक्विजिशन है तो ये कंपनी कैपेबिलिटी तो काफी है, अक्रॉस वेरियस पोर्टफोलियो में हमने देखा कैपेबिलिटी तो है, बट इनके मार्जिन सिंगल डिजिट में थे। तो इनका वही टारगेट था कि इसको हम क्विकली रैंप अप करेंगे 4-5% से। अब इनकी जो मार्जिन है इस क्वार्टर में मेहरू के मार्जिन अराउंड 16.5% पे पहुंचे हैं, तो ऑलरेडी उसको काफी हद तक इन्होंने ऑप्टिमाइज कर लिया है, क्योंकि इनके खुद के जो प्रोसेसेस थे बहुत बढ़िया थे, तो उसको यही चीजों को इन्होंने मेहरू में इंप्लीमेंट किया है। एंड इवन जो प्रोडक्ट है उसका ग्रोथ भी तो आया है। तो इनके अगर रेवेन्यू का जो ये हमने नंबर्स की बात की, अगर उसका कंट्रीब्यूशन देखें तो ग्रोथ कहाँ से आया है, तो मेहरू का रेवेन्यू कितना इसमें कंट्रीब्यूशन है 83 करोड़ का, और ये 29% है पूरे इस क्वार्टर के रेवेन्यू का। देन एंडॉक्स जो है ये सबसे बढ़िया ग्रोथ दिखाया इस क्वार्टर में, उसका कंट्रीब्यूशन 143 का है, जो ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू है एंडॉक्स से आया है, बिकॉज एंडॉक्स टर्की बेस्ड कंपनी, इनका ये Q4 होता है, बिकॉज कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, इट इज कैलेंडर ईयर इज इक्वल टू देयर फाइनेंशियल ईयर एज वेल। तो ये Q4 में लाइक Q4 इज फॉर अस, जिसमें पावर कंपनीज बेटर करती है ना, तो टर्की के लिए एग्जीक्यूशन वाइज एंड देन जो सप्लाई होता है, जो क्लाइंट को ऑर्डर फुलफिल करके देना होता है, तो Q4 मीनिंगफुली बेटर होता है। दैट्स व्हाई जो एंडॉक्स है, जो टर्की बेस्ड इनकी सब्सिडी, वहां से कंट्रीब्यूशन 50% का आया है। एंड देन जो क्वालिटी पावर खुद का स्टैंडअलोन है, दैट कंट्रीब्यूटेड अराउंड 60-65 करोड़, उसका कंट्रीब्यूशन 21% का रहा है। तो इवन इनका स्टैंडअलोन बिजनेस हैज गुड डन रियली वेल। तो अभी अगर मार्जिन्स की बात करें तो इनकी जो एंडॉक्स है या फिर क्वालिटी पावर है, दे आर ऑपरेटिंग एट 30% प्लस मार्जिन। तो एंडॉक्स की तो मार्जिन आई थिंक दे हैव मेंशन की, आई थिंक 34-35% की है। क्वालिटी पावर की भी सिमिलर है। मेहरू के एज वी मेंशन की फ्रॉम 5 to 6% से अभी 16.4% पे पहुंची है, बट गाइडेंस इनका ये है कि करंटली भी हमारे पास स्कोप है, जो मेहरू है उसके मार्जिन्स और भी इंप्रूव करने के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप, बट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू गैदर करंटली रेवेन्यू ग्रोथ फॉर मेहरू। करंटली आवर टारगेट इज टू रैंप अप इट्स रेवेन्यू, जो भी कैपेसिटीज आ रही है उसको और स्केल करने पे करंटली फोकस है, एंड वी आर गोइंग टू मे बी लेट गो सम ऑफ द मार्जिन्स व्हाइल वी आर फोकसिंग ऑन द ग्रोथ। एंड ये बहुत बढ़िया पिक्चर है। कोई भी कंपनी पहले जब भी रेवेन्यू पे फोकस करती है, बिकॉज मार्जिन्स तो आपको पता है, अगर मार्केट शेयर आप एक बार गेन कर लेते हो, आप एक बार क्लाइंट के साथ ट्रस्ट बना लेते हो, उसको सप्लाई करते हो, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप मार्जिन को भी रिकवर कर ही लेंगे। तो ये बेटर स्ट्रेटेजी जिसके साथ क्वालिटी पावर ऑपरेट कर रहा है, तो इनका फोकस है देयर इज स्कोप फॉर टेकिंग मेहरूज मार्जिन टू 20-25% बैंड, बट आवर फोकस इज करंटली गोइंग टू बी ऑन दी ग्रोथ फेज फॉर एटलीस्ट मेहरू फॉर सम टाइम नाउ, एंड देन इवेंचुअली वील ट्राई टू इंक्रीज इट फर्दर।
अभी अगर कुछ और अपडेट्स की बात करें तो जो करंट इन्होंने जेवी फॉर्म किया है सुकृत के साथ, अगेन विच ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ कैपेबिलिटीज, तो करंटली इसका भी जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है बहुत छोटा है, बट इसका कंसोलिडेटेड नंबर जो है ना ये Q4 से शेयर करना स्टार्ट करेंगे। अभी इसके नंबर्स Q3 में इंक्लूडेड नहीं थे, तो Q4 से सुकृत का कंट्रीब्यूशन भी आने लगेगा। अगेन इसके भी जो कंट्रीब्यूशन है या फिर जो मार्जिन है दे आर ऑन अ लोअर साइड, बट दे आर वेरी होपफुल कि ये करंटली जो कर रहे हैं ना उससे हम क्विकली उसको भी रैंप अप कर लेंगे, एंड इसका जो पोर्टफोलियो हम क्रॉस सेल करेंगे जो कैपेबिलिटी सुकृत लेके आ रहा है, तो विच इज गोइंग टू बी अगेन अ गुड स्टोरी। दे थिंक कि सुकृत का जो ग्रोथ है वो मीनिंगफुली आगे जाते हुए एड करेगा ग्रोथ में। अभी अगर देखेंगे ना तो ये जो सारे इक्विपमेंट्स बनाते हैं, पावर सिस्टम्स हो, ट्रांसफॉर्मर्स हो, रिएक्टर्स हो, एंड देन जो सारे कैपेसिटर बैंक्स वगैरह जो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स है, इसमें कुछ लगने वाली जो चीजें कंपोनेंट्स ये इंपोर्ट भी करते हैं, तो देयर इज ऑलवेज दैट फैक्टर कि अगर इंपोर्ट पे अगर आपका डिपेंडेंस है तो हाउ इट इंपैक्ट्स देयर बिजनेस, तो ये क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं उसकी बात करते हैं। तो इनका क्या कहना है, वी करंटली आर सीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर आवर प्रोडक्ट्स, तो अगर हमको क्लाइंट को सप्लाई करना है तो हमें इन्वेंट्री बिल्ड करनी पड़ेगी, तो इसकी वजह से इनका इन्वेंट्री डेज इस क्वार्टर में देखेंगे तो बढ़ गया है। तो इन्होंने जो लगने वाले कुछ कंपोनेंट्स है लाइक इंडक्टर्स, इंसुलेटर्स है या फिर कुछ कंडक्टर्स है ना, इनका इन्वेंट्री इन्होंने बिल्ड कर लिया है। अगले 2 से 2.5 महीने की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्होंने इन्वेंट्री को बिल्ड किया हुआ है, एंड दे ऑलवेज फॉलो दिस अप्रोच कि बिल्ड द इन्वेंट्री फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 2 to 3 months, एंड देन अगेन बेस्ड ऑन दैट व्हाइल वी रीच दैट पॉइंट विल अगेन एक्वायर एन इन्वेंट्री, बिकॉज अगर वो इन्वेंट्री एक्वायर नहीं करेंगे और आपको क्लाइंट से ऑर्डर मिलता है, अगेन यू विल फाइंड द डिफिकल्टीज अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल ना हो। तो ये इन्वेंट्री एक्वायर करने पे करंटली फोकस कर रहे हैं, जहां से भी मिल जाए जो इनके कंपोनेंट्स इनको लगते हैं, बट जिसकी वजह से क्या होता है, अब दिस इज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव कि आपका थोड़ी दिन के लिए इन्वेंट्री जो है स्ट्रेच दिखता है, बट गुड पार्ट इज कि आपका जो ग्रोथ का मोमेंटम है वो कंटिन्यू होगा, राइट? यू आर नॉट सेइंग नो टू योर क्लाइंट्स, तो विच इज अ गुड थिंग, बट देन इनका डिपेंडेंस है कुछ चीजों पे। अब ये चाइना से कुछ कंपोनेंट्स इंपोर्ट भी करते हैं, बट दे आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग सम ऑफ द इक्विपमेंट्स टू चाइना। तो मे बी नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर पॉइंट। अब ये टर्की से जो ग्रोथ आ रहा है, लाइक आई मेंशन इस क्वार्टर का जो इंडॉक्स का रेवेन्यू है 50% का है। अब ये टर्की से इतना बढ़िया ग्रोथ क्यों आ रहा है? बिकॉज आई थिंक आई हैड मेंशन्ड अबाउट दिस इन द शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट एज वेल। सी करंटली ऑल द EU जो OEM मैन्युफैक्चरर्स है या फिर जो उनका ट्रांसमिशन नेटवर्क मैनेज करने वाली जो कंपनीज है, दे आर ऑल्सो स्टेइंग अवे और ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई फ्रॉम चाइनीज इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। तो दे आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई प्लेयर्स हु कैन सप्लाई देम लोकली और एटलीस्ट कंपनी विच इज आउटसाइड चाइना। तो क्वालिटी पावर ऑलरेडी हैज सर्टिफिकेशंस इनटू दो ज्योग्राफीज, ऑलरेडी ऑडिटर्स ने जो भी यहाँ से इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर से ऑडिट कर लिए क्वालिटी पावर के साथ, या फिर फ्यूचर में भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है ना, ये जो इन एंडॉक्स के लिए आ रहा है, ये इसी वजह से आ रहा है बिकॉज मिडल ईस्ट हो, यूरोपियन रीजन हो, US हो, या फिर दे ऑल्सो मेंशन अबाउट ऑस्ट्रेलिया, दे आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई। ये China +1 जो स्ट्रैटेजी हम लोग हमेशा बात करते हैं, इसका ये एक्चुअली रियल एग्जांपल है जो बेनिफिट करते हुए दिख रहा है एट द मोमेंट। तो क्वालिटी पावर इज गेनिंग आउट ऑफ दैट। अब ये जो कंपनीज एक्वायर की लाइक मेहरू है, जो कैपेबिलिटीज प्रोडक्ट कैपेबिलिटीज वो लेके आता है, लाइक सुकृत है, ये कंपोनेंट्स और ये जो प्रोडक्ट्स है अभी तो ये करंटली उस ज्योग्राफीज में यूरोपियन मार्केट में बेच भी नहीं रहे हैं। तो इनका कहना है कि द पोटेंशियल फॉर एंडॉक्स टू ग्रो फ्रॉम इवन फ्रॉम हियर एंड डिलीवर मीनिंगफुली इज इवन इमेंस फ्रॉम हियर, राइट? मतलब वो सारे प्रोडक्ट्स अभी हम लोग बेच भी नहीं रहे हैं। तो इनका फोकस फ्रॉम दैट जो टर्की वाला एंडॉक्स का फैसिलिटी है वहां से यूरोपियन रीजन को केटर करना है एंड इनटू मिडल ईस्ट रीजन, बट देन फोकस ये भी है कि उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ाई जाए और ये जो अदर कंपोनेंट्स जो सब्सिडीज वहां से प्रोडक्ट्स आए हैं उनको भी क्रॉस सेल करना है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ मीनिंगफुल स्टोरी फॉर देम। तो फिर कैपेक्स भी करना पड़ेगा। तो इनके पास एक्चुअली 2 ऑप्शन थे। तो आइदर मेहरू की जो कैपेसिटी है, ये दिल्ली बेस्ड कंपनी है, तो आइदर दिल्ली में आप ग्रीन फील्ड कैपेक्स कर सकते हो या ब्राउन फील्ड जहां से इनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़े, या फिर टर्की में कर सकते हो, राइट? क्योंकि टर्की में या वहां से जो यूरोपियन डिमांड है उसको फुलफिल करना है बिकॉज डिमांड इज ऑलरेडी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये 2 ऑप्शंस में से अगर जब इन्होंने इवैल्यूएट करके देखा तो दे ऑब्जर्व कि दिल्ली में एक तो लैंड पार्सल इज वेरी एक्सपेंसिव, पर एकड़ लैंड जो है उसका कॉस्ट अराउंड 20-30 करोड़ का है, एंड ये दे रिक्वायर एटलीस्ट 10 एकर्स ऑफ लैंड। तो उसका लैंड पार्सल का सिर्फ कॉस्ट होगा अराउंड 250-300 करोड़। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सेटअप करो, इक्विपमेंट्स को लगाओ, मशीनरी लगाओ, फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगा, उसमें ऑलमोस्ट 400-500 करोड़ लग जाते हैं। तो इन्होंने फिर क्या डिसाइड किया है, टर्की वाली जो फैसिलिटी है जहां पे ऑलरेडी इनके पास 40 एकड़ का लैंड बैंक अवेलेबल है, वहां पे ये ग्रीन फील्ड कैपेसिटी प्लान कर रहे हैं। तो करंटली जो भी हम लोग ने सांगली वाला, कोचीन वाला या फिर जो मेहरू वाला कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहा है, ये तो है ही। इसके अलावा एडिशनल फ्यूचर कैपेक्स की जो बात है ना, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो ये ग्रीन फील्ड कैपेक्स करने वाले हैं टर्की वाले लोकेशन पे। 40 करोड़ का यहाँ पे लैंड पार्सल अवेलेबल है। यहाँ पे इनका कहना है विद द स्पेंड ऑफ ऑलमोस्ट 200 करोड़ इन टोटलिटी, बिल्डिंग ऑफ फैसिलिटी, सेटिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, 200 करोड़ में पूरा रेडी हो जाएगा, एंड जो मार्जिन होंगे वहां से 15-20% के एट द बिगनिंग होंगे। तो विच इज अ लेसर कॉस्ट कंपेयर टू अगर ये इंडिया में कैपेसिटी बनाते हैं, एंड दैट्स व्हाई देयर टारगेट इज टू गो अहेड विद दैट। तो ये पूरा इवैल्यूएशन इन्होंने अपने कॉन कॉल में एक्सप्लेन किया, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। तो ये ग्रीनफील्ड कैपेक्स को प्लान करने वाले हैं विच विल ड्राइव दैट ग्रोथ फॉर देम टिल FY30। तो ये इनका मीडियम रेंज वाला, मीडियम टर्म में जो कैपेक्स का प्लान है वो ये है। अब वहां से देन सवाल ये आता है, इंडिया का EU के साथ ऑलरेडी एक जो ट्रेड डील हुआ है, तो इजंट इट गोइंग टू गिव यू बेनिफिट अगर यहाँ पे प्लांट सेटअप करते हैं? तो इन्होंने रैशनल दिया कि जो भी OEM को ये सप्लाई कर रहे हैं, बीट से जी या फिर सीमेंस या फिर हिताची, तो ये सारे कंपनीज के लिए प्राइस इज नॉट द फर्स्ट फैक्टर, डिटरमाइनिंग फैक्टर कि कहाँ पे चीप पड़ रहा है। तो इन्होंने एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल आई थिंक जी या हिताची की किसी का तो इन्होंने बात किया। अब जी आई थिंक वर्ल्ड में टॉप 5 में आता है, बट सबसे बड़ा उनका प्लांट
ना इंडिया में है ना चाइना में है, वो ब्राजील में है, बिकॉज एक्सेसिबिलिटी मार्केट का जहाँ पे बेटर है और जो रिलायबली आपको एक्सेस मिल पा रहा है प्रोडक्ट का, वहाँ से ये सोर्सिंग करते हैं। नॉट इट इज नॉट डिसीजन इज प्योरली नॉट बेसिस कि कहाँ पे चीपर पड़ता है। तो दैट्स व्हाई दे आर सीइंग द रैशनल टू गो अहेड विद द टर्की इज इवन फेवरेबल, अगर हम ईयू ट्रेड डील को कंसीडर करें कंपेयर टू सेटिंग दैट फैसिलिटी इन इंडिया। तो पूरा रैशनल इन्होंने अपने कॉन कॉल में एक्सप्लेन किया। तो सी आई मीन व्हाइल आई वाज लिसनिंग टू देयर कॉन कॉल फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वाज वेरी कन्विंसिंग एटलीस्ट टू लिसन टू देयर कॉन कॉल व्हाइल ऑल दे आर शेयरिंग ऑल दीज लॉजिक्स कि भाई प्रोडक्ट का डिमांड कैसा है, हम लोग उसको मीट कैसे करने वाले, उसको फंडिंग हमने कैसा किया, फंडिंग के पीछे का रैशनल क्या था, देन जो पूरा प्रोडक्ट कैपेबिलिटी है उसको रैंप अप कैसे करना है। तो थिंग्स एक्चुअली लुक्ड वेरी वेल जब मैंने इनके कॉन कॉल को फर्स्ट टाइम सुना। एंड द कमेंट्री वाज एब्सोल्युटली बुलिश, मतलब दो देयर आर कंस्ट्रेंट्स लाइक रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कैसी होगी, कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइसेस कुछ जगह पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो ये सारे कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट है, बट डिस्पाइट दैट इनका फोकस पूरी तरह से उन चीज़ों को निगेट करने में और टैकल करने में था और कोई भी रोना धोना नहीं था। तो इट वाज एक्चुअली वेरी गुड कॉन कॉल टू लिसन टू एंड आई हाईली सजेस्ट इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस कंपनी जस्ट ट्राई टू लिसन टू देयर कॉन कॉल वंस। कुछ और चीज़ों की अपडेट की बात कर लेते हैं। सो अब ये सांगली में जैसे इनका कैपेक्स बनने वाला, एक और R&D यहाँ पे एक फैसिलिटी बना रहे हैं टू हेल्प देम अगेन एडवांस देयर डिजाइन या फिर जो इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज है वहाँ पे इनका बढ़ाने पे फोकस होने वाला है। इवन ये सारे जो रैंप अप्स कर रहे हैं तो एम्प्लॉइज की हायरिंग पे इनका फोकस होने वाला है। ऑन द ग्राउंड सेल्स टीम को भी ये बढ़ाने वाले हैं जो ये ग्रोथ को आगे चलते हुए ड्राइव करेगा। देन इनका जो ऑर्डर बुक की तो हमने बात की राइट, आई थिंक 300-400 करोड़ का जो ऑर्डर है इस क्वार्टर में आना एंटिसिपेटेड है। ऑडिट्स जो है इनकी सांगली वाली फैसिलिटी में ऑलरेडी प्लान्ड है, जैसे वो Q1 में रेडी हो जाएगा टिल दिसंबर, ये सारे जो ऑडिट्स है वो पूरा हो जाएंगे। अब मेहरू के मार्जिन की भी हमने बात कर ली कि वो करंटली जो अराउंड मिड या हाई टीन्स में है वहीं पे देखना चाहते हैं वाइल दे आर फोकसिंग ऑन द ग्रोथ। तो ये सारी चीज़ें जो इन्होंने अपने कॉन कॉल्स में शेयर किया है, तो एवरीथिंग आई मीन करंटली बेसिस जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ है वो, मार्जिन ट्रेजेक्टरी जो है वो, कैपेक्स के प्लान्स जो है वो, देन जो इनका कमेंट्री है, जो एक्विजिशंस है या फिर ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड कैपेक्स है, everything looks exceptionally good। मतलब I couldn't find any negative point that I can really talk about। अब जो कॉपर एल्यूमिनियम के प्राइसेस पे थोड़ा इनका डिपेंडेंस है, दे क्लियरली टॉक्ड अबाउट ईच एंटिटी कितना डिपेंडेंस है, एंड इनका कहना है कि देयर इज हार्डली अंडर 5% काइंड ऑफ डिपेंडेंस ऑन कॉपर और एल्यूमिनियम प्राइसेस, बिकॉज जो कंपोनेंट्स ये मंगाते हैं ना, ये इनका ऑलरेडी एक पार्टनरशिप होता है, जो भी इक्विपमेंट जो सोर्सेस से मंगाते हैं, दे डोंट सी अ डायरेक्ट एज सच मेजर इंपैक्ट। और इनका कहना है एल्यूमिनियम के प्राइसेस तो करंटली बढ़ रहे हैं बट कॉपर के प्राइसेस ऑलरेडी हैव मोर और लेस स्टेबिलाइज्ड। अब इसके अलावा इनको एक और जो सवाल पूछा गया कि हाउ आर योर एग्रीमेंट्स दैट यू डू व्हाइल यू गेट एन ऑर्डर, तो आर दोज फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स और वेरिएबल कंपोनेंट उसमें होता है। तो सी इनका क्या कहना है, हमारे जो करंटली कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, द ऑर्डर दैट वी गेट, L1 होता है फिर LOA होता है, तो हमारे जो प्राइसेस होते हैं टिपिकली 90 to 95% आर कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी ऑर्डर्स हमको मिलते हैं वो फिक्स प्राइस के होते हैं। तो फिर वहाँ पे एक्चुअली दिक्कत क्या होती है कि अगर लॉन्ग टेन्यूअर वाले 1.5-2 साल वाले एग्जीक्यूट करने के ऑर्डर्स हम अगर लेते हैं तो वहाँ पे एक्चुअली ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस अगर फ्लक्चुएट होते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी इन्होंने चेंज किया है, वेरी सिमिलर टू हाउ ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर एक्सप्लेन। ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर पहले क्या करता था, 1.5 साल से 2 साल तक की भी ऑर्डर्स लेता था, 18-24 मंथ्स के ऑर्डर लेता था, बट अभी वो 18 मंथ पे फोकस कर रहा है। सिमिलरली क्वालिटी पावर इज सेइंग कि वी आर फोकसिंग ऑन द ऑर्डर्स जस्ट इन द नियर 12 to 15 मंथ्स, तो नियर ड्यूरेशन के ऑर्डर पे फोकस कर रहे हैं। वैसे हम लोग जैसे उनको खत्म करते हैं हम आगे के ऑर्डर्स लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है वो मोर और लेस उतने सडनली तो बढ़ते नहीं है, कुछ प्रपोर्शन में बढ़ते हैं, तो ये उस प्राइस को पास ऑन कर देते हैं। तो इनका कहना है एवरी वीक और एटलीस्ट समटाइम्स इवन ट्वाइस और थ्राइस इन अ मंथ हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट के प्राइसेस हैं उसको बढ़ाते हैं फॉर न्यूअर ऑर्डर जैसे आते हैं। बट एक्जिस्टिंग ऑर्डर जो होते हैं वो मोर और लेस जो है ना हमारे 95% फिक्स प्राइस वाले ही होते हैं, इंक्रीमेंटल जब आना है हम उसको प्राइसेस बढ़ाते हैं। तो इस तरह से वो अपनी जो प्राइसिंग है वो कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल के प्राइस अगर बढ़ते भी है तो ये काफी हद तक उससे आइसोलेट होते हैं। ये बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है, अगर ये रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते हैं और इनके अगर कंप्लीटली फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये फिर इनके मार्जिन को इंपैक्ट कर सकते थे। तो इनकी जो एक्चुअली स्ट्रैटेजीज है, इनकी जो गाइडेंसेस है मुझे बहुत बढ़िया लगे। छोटी सी कंपनी है बट क्वाइट प्रॉमिसिंग एज इट लुक्स करंटली। मार्केट कैप देखेंगे तो आई थिंक 6,000 करोड़ के आसपास है एंड द पोटेंशियल डेफिनेटली लुक्स क्वाइट गुड। 100 कंट्रीज में प्रेजेंस है और करंटली अगर रेवेन्यू को आप डिवाइड करके देखेंगे तो हार्डली 1 or 2 करोड़ का रेवेन्यू पर कंट्री करंटली शायद कर रहे हैं। तो द वॉलेट शेयर दैट दे कैन गेन फ्रॉम दोज कंट्रीज एंड दोज क्लाइंट फ्रॉम दोज ज्योग्राफीज इज इमेंस एट द मोमेंट। तो लेट्स सी कैसे करते हैं गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। विल ट्रैक दिस कंपनी क्वाइट कीनली एंड with close sight, let's see how they do it and they can really deliver जो इन्होंने प्रॉमिस किया है 900 plus kind of a revenue and then 22 plus kind of EBITDA margins and consistently अगर numbers को deliver करते हैं तो really good story to definitely cover and track. So I'll keep you posted. Let me know if your queries or ideas those in the upcoming video. Thanks so much.